अपो मूजान के द बेस्ट क्रिएशन कई सौ सालों से ये दुनिया पे राज कर रहे हैं क्योंकि ये द मोस्ट पावरफुल डीमंस है इन एग्जिस्टेंस। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा भी इन्हें टेक डाउन नहीं कर पाते। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू मूजान का सबसे पहला और सबसे डेंजरस अपमून वो भी एक डीमन स्लेयर था, और वो भी एक ऐसा डीमन स्लेयर जिसके पास कंप्लीटली न्यू और एक ओरिजिनल ब्रीथिंग स्टाइल था। No way! इन इन्फिनिटी कैसल आर्क हम फाइनली अपमून 1 के बारे में जान चुके हैं, जो कि भाई था ऑफ नन अदर देन द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर योरीइची। डीमन बनने से भी पहले उसका लाइफ काफी दुख भरा था। कुछ चीजें ऐसी हुई जिसके चलते आज वो एक डीमन है, भले ही उसका भाई द ग्रेटेस्ट शॉट्समैन ऑफ ऑल टाइम था। एंड ऑफ कोर्स ये मूजान की चाल थी जिसने उसे डीमन बनाया, एक ऐसा पॉन जो कि उसे उसके ही भाई के अगेंस्ट यूज कर सके। लेकिन द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मून के फुल स्टोरी को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। 500 साल पहले सेनगोकू के पीरियड में कोकोशिबो, इस डीमन का नाम पहले मिचिकात्सु शुकिगिनी था। वो ट्विन ब्रदर था ऑफ नन अदर देन योरीइची, लेकिन उनके बर्थ को 2 मिसफॉर्च्यून की तरह देखा गया। पहली बात यह है कि उस जमाने में ट्विंस का पैदा होना उसे एक खराब किस्मत कहा जाता था, एज फैमिली के सक्सेसर को चुनने में रुकावटें आती और कई बार तो इवन लोग अपने आप में ही झगड़ जाते। और उसका भाई योरीइची असल में एक स्ट्रेंज मार्क के साथ पैदा हुआ था। फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो इस चीज को देखते हुए उसके फादर ने सोचा कि वो योरीइची को वहीं पे मार देंगे। However, लेकिन उसकी माँ ने गुस्से में इन सारी चीजों को रोका, जिसके चलते योरीइची को एक लाइफ लाइन मिला, लेकिन एक शर्त पे कि जब वो 10 साल का होगा तब उसे घर से दूर एक मंदिर में भेज दिया जाएगा ताकि फ्यूचर में वो एक पुजारी बने। कोकोशिबो इस चीज को देखता कि उसी के घर में उसी के भाई को एक अलग पराये की तरह ट्रीट किया जाता। हर कोई यही सोचता कि कोकोशिबो ब्लेस्ड है और योरीइची श्रापित। भले ही दोनों भाई थे, लेकिन दोनों को अलग कपड़े, रहने के लिए अलग कमरे, यहाँ तक कि खाने के लिए भी अलग खाना दिया जाता। Therefore, क्लियरली इस चीज को इंडिकेट करते हुए कि कोकोशिबो फ्यूचर फैमिली इनहेरिटर था। उसे एक रॉयल की तरह ट्रीट किया जाता। उसे हमेशा अपने भाई योरीइची को देख के दया आती, क्योंकि योरीइची कभी भी अपनी माँ का साइड नहीं छोड़ता। उसे हमेशा इस चीज का दुख लगता कि जब से वो पैदा हुआ है उसके भाई ने एक भी शब्द नहीं कहा। सारे फैमिली को असल में ऐसा लगता था कि योरीइची असल में गूंगा है। इंस्टेड कि वो इन सारी चीजों का फायदा उठाता, कोकोशिबो कभी कभी छुप के अपने भाई के पास जाता ताकि वो उसके साथ खेल सके। अनफॉर्चुनेटली उनके फादर को इस चीज का पता चल जाता है। वो कोकोशिबो को फोर्स करते हैं कि देन वो योरीइची के साथ ना खेले, लेकिन स्टिल योरीइची अकेला ना रहे इस चीज के चिंता में वो अपने भाई को एक हैंड क्राफ्टेड फ्लूट देता है। भले ही ये फ्लूट काफी पोरली मेड था, लेकिन योरीइची के लिए ये फ्लूट उसके लिए पूरी दुनिया थी। लेकिन भाइयों के बीच में चीजें चेंज होने वाली थी। कोकोशिबो सिंस वो फैमिली का नेक्स्ट हेयर है, उसको शॉर्ट्समैनशिप सिखाने के लिए एक एक्सपर्ट शॉर्ट्समैन आता है, और वो भाई जिसने आज तक कुछ नहीं कहा था वो कोकोशिबो से ये पूछता है कि क्या उसका ड्रीम द स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बनना है। कोकोशिबो के लिए ये चीज अपने आप में ही काफी बड़ी शौक थी कि उसका भाई उसके सामने बातें कर रहा है। उसके बाद योरीइची इवन ये स्टेटमेंट भी देता है, हाँ वही फेल्ड और कर्स चाइल्ड, प्रोक्लेम करता है कि इवन उसका भी गोल असल में सामुराई बनना है। पहली बार मुस्कुराहट दिखाते हुए कोकोशिबो को ये चीज काफी डिस्टर्बिंग लगी। उसका भाई जो कि पैदा ही एक फेलियर हुआ था, जिसने कभी अपनी माँ का साइड नहीं छोड़ा, जिसने आज तक कभी बातें भी नहीं करी, आज तक कभी मुस्कुराया भी नहीं, अब वो सडनली ऐसे जोखिम भरी बातें कर रहा है। आफ्टर ऑल सामुराई असल में वो है जो कि अपने लाइफ को बैटल में रिस्क में लगाते हैं। लेकिन द रीजन कि उसने ये स्टेटमेंट दिया, इसके चलते सारे लोग शॉक्ड हो गए। उस एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन ने योरीइची को एक वुडन स्वॉर्ड दिया कि वो उसकी स्किल्स को टेस्ट कर सके। एंड द नेक्स्ट मोमेंट हमें पता चला कि योरीइची एक टोटल प्रोडिजी है। Therefore, ट्रेनर को ही 4 वाइटल स्पॉट में मारते हुए इस चीज ने कोकोशिबो को बिल्कुल शॉक कर दिया, क्योंकि आज तक उसने अपने मास्टर को एक भी ब्लो नहीं मारा था। कोकोशिबो ये जानना चाहता था कि आखिर उसने ये सारी चीजें अचीव कैसे करी।
उसने अपने भाई से काफी रिक्वेस्ट करी कि वो उसे इस चीज का सीक्रेट बताए, जो कि हमें आगे स्टोरी में जाके सन ब्रीदिंग के नाम से पता चलता। लेकिन योरुइची आफ्टर फीलिंग कि उसने किसी को हर्ट किया है, सडनली उसका माइंड बदल गया। अब वो ये कह रहा था कि he doesn't want to be samurai। लेकिन स्टिल उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि उसके इस मार्क की वजह से कैसे वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख पा रहा था। इस स्टेटमेंट को सुन के मानो कुकोशिबो हिल गया। He thought कि सारी चीजें जो कि आज तक उसे कही गई थी वो जस्ट एक झूठ था। उसका भाई श्रापित नहीं था, बल्कि वो तो हेवन से ब्लेस्ड था। वो कभी भी एक ग्रेटेस्ट सामुराई नहीं बन पाएगा क्योंकि वो एक कछुए की स्पीड से आगे जा रहा है। ये सारी चीजों के चलते उसमें एक जेलसी का भाव आया। सिंस योरुइची का पोटेंशियल अब सब पे एक्सपोज हो चुका था, कुकोशिबो को लगा कि शायद से उनके फादर उनका रोल को स्वैप कर दे। Therefore, कुकोशिबो थॉट कि शायद से वो जब 10 साल का होगा लोग उसे मंदिर भेज देंगे। लेकिन सडनली एक रैंडम रात को योरुइची उसे इन्फॉर्म करता है कि उनकी मॉम की एक्चुअली डेथ हो चुकी है। Rather than कि योरुइची दुखी होता या फिर दुख मनाता, वो इस स्टेटमेंट को कहता है कि वो इमीडिएटली मंदिर जाएगा, जो कि वो डेस्टिन था कि वो 3 साल बाद जाएगा, लेकिन वो 3 साल पहले ही जाने की जिद करता है। आखिरी मोमेंट में गुड बाय कहते हुए उसने सारे लोगों को थैंक्स किया, स्पेशली अपने ब्रदर को उस फ्लूट के लिए। डिस्पाइट ऐसे हॉरिबल न्यूज को सुन के कुकोशिबो कुछ भी नहीं कह पाया। वो बस देखता रहा और उसका भाई योरुइची वहां से जा चुका था। वो बस इस चीज से डिस्कस था कि वो एक ऐसे फ्लूट को ट्रेजर कर रहा था जो कि इवन ट्यून में भी नहीं बचा सकता। कुकोशिबो को बाद में ये चीज पता चला कि रीजन कि वो घर से चला गया था वो इसलिए था क्योंकि सक्सेसर अब योरुइची को बना रहे थे इंस्टेड ऑफ हिम। लास्ट थिंग जो कि योरुइची चाहता था वो ये था कि वो अपने ब्रदर के ड्रीम के लिए एक हर्डल बने। That's the reason कि उसने घर को काफी पहले छोड़ा। इनफैक्ट उसने ये रियल रीजन जाना कि आखिर क्यों योरुइची अपनी मदर के लेफ्ट साइड में हमेशा रहता था। It wasn't because कि योरुइची असल में वीक था, वो इसलिए था क्योंकि थ्रू द ट्रांसपेरेंट विजन वो लोगों के वीकनेस को देख पाता। उसे काफी पहले ही पता चल चुका था कि उसकी मदर का लेफ्ट साइड थोड़ा सा वीक हो रहा है। Therefore, वो अपनी मॉम को सपोर्ट देता था। इस स्वीट और सेल्फलेस चीज ने कुकोशिबो को अपने आप को बेहतर नेवर माइंड उसका जेलसी और बढ़ गया। Therefore, वो इवन हेट्रेड में कन्वर्ट हो गई। उसने जस्ट इस चीज को रियलाइज किया कि योरुइची एक कंप्लीट जीनियस था। अब जबकि उसका ब्रदर अब उसके पास नहीं था, वो हर टाइम बस यही सोचता रहता कि उसका ब्रदर उससे सुपीरियर था। इस चीज ने उसके दिमाग में बस डार्क और हेटफुल थॉट्स को आने दिया। ये वही विश करता कि उसका ब्रदर मर चुका होगा और उसका एग्जिस्टेंस नेचर को एक डिसीव था। However, लेकिन 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन योरुइची का कोई अता पता नहीं। इनफैक्ट उनके फादर ने भी एक मैसेंजर को वापस मंदिर में भेजा था ताकि वो योरुइची को वापस बुला सके, लेकिन वो वहां पे था नहीं। हेंस इस चीज को प्रिज्यूम करते हुए कि योरुइची मर चुका था। इस चीज ने कुकोशिबो को ये बिलीव कराया कि उसकी विश अब फाइनली ट्रू हो चुकी थी। अब जबकि योरुइची जा चुका था, कुकोशिबो अब एक सिंपल लाइफ जी रहा था एज अ सामुराई। उसने अपनी फैमिली को संभाला, उसने एक ब्यूटीफुल वुमन से शादी करी और इवन वो फैमिली एक एंसेस्टर थी फॉर मिस्ट हशेरा, युइचिरो और माइचिरो। लेकिन डिस्पाइट कि उसके पास सारी चीजें थी जो कि एक एवरेज इंसान विश करता है, कुकोशिबो को उसका लाइफ बोरिंग लग रहा था। लेकिन कहना है ना कि बी केयरफुल कि आखिर तुम क्या मांग रहे हो, क्योंकि एक दिन डीमन उसके एनकैंपमेंट के ऊपर अटैक करता है। However, लेकिन एक इंसान जो कि उसे बचाता है इन द ट्विस्ट ऑफ फेट, it was none other than योरुइची। वो कुकोशिबो से माफी मांगता है कि वो लेट हुआ जिसके चलते उसके सबऑर्डिनेट मारे गए। Therefore, अपने ब्रदर के उस फ्लॉटलेस कैरेक्टर को नोटिस करते हुए इनफैक्ट बस एक ही चीज थी जो कि वो नोटिस कर पा रहा था, वो यही था कि आखिर कितना ओवरपावर्ड उसका भाई बन चुका था। योरुइची के इस गॉड लाइक शॉर्ट्समैनशिप को देखते हुए उसकी हेट्रेड वापस जग चुकी थी। कुकोशिबो चाहता था कि जो योरुइची के पास है वो उसका हो जाए। यस, देन वो मिल्क लेने गया और कभी वापस नहीं आया। उसने अपने फैमिली को छोड़ दिया ताकि वो पावरफुल बन सके एज मच एज योरुइची। और एज वी नो कि इवन आखिर में डीमन मून बनते हुए योरुइची हमेशा से एक सिंपल लाइफ चाहता था। उसे यूटा मिली, लेकिन किस्मत ने उससे वो भी छीन लिया। हर एक चीज जो कि योरुइची के साथ हुआ वो कभी भी उसके कंट्रोल में ही नहीं था। सच एज उसका मार्क, उसको लोग डिस्क्रिमिनेट करना, और जो भी चीजें उसे पसंद थी वो हमेशा उससे छिन जाती। सच एज उसको उससे भाई से अलग होना पड़ा, उसकी मदर का डेथ और इवन उसकी वाइफ और एक पोटेंशियल चाइल्ड।
योरीची जस्ट एक फैमिली चाहता था, एग्जैक्टली जो कि कोकोशिबो के पास था, जो कि उसने अपने ईगो के लिए छोड़ा। स्टोरी में ये चीज क्लियर था कि योरीची गॉड से ब्लेस्ड है ताकि वो वर्ल्ड को बैलेंस कर सके, क्योंकि मुजान की वजह से दूसरा साइड काफी भारी हो चुका है। इंस्टेड कि योरीची डिप्रेस्ड होता और वो सामुराई बनने के सपने को छोड़ देता, सिंस वो एक अनबियरेबल अमाउंट ऑफ पेन से गुजर चुका है। लेकिन ये सारे इंसिडेंट ही उसके लिए फ्यूल बना कि वो डीमन स्लेयर बने, ताकि वो उसे ही एंड कर दे जिसने ये सारी चीजें कॉज करी है। इस ट्रेजेडी ने योरीची के एक पावरफुल वर्जन को अनलॉक किया। वो आगे जाके डीमन स्लेयर को ब्रीदिंग स्टाइल सिखाने लगा, जो कि उसने अपने मार्क के थ्रू सीखा था। ये चीज हमें लेके आती है अगेन कोकोशिबो में, जो कि उसके अंडर ट्रेनिंग करने लग गया था एज अ डीमन स्लेयर। Therefore, उसने इस चीज को अटेम्प्ट किया कि वो इस एक्सट्रीमली पावरफुल सन ब्रीदिंग को सीखे। लेकिन सन ब्रीदिंग असल में वही टेक्निक था जो कि योरीची ने सीखा था और वही उसको यूज कर पाता। इवन दो उसने कई बार दूसरों को सिखाने का ट्राई किया, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता। थस उसने हर एक इंसान के हिसाब से एक ब्रीदिंग स्टाइल बनाने का सोचा। यस, योरीची जो कि किसी खंडर में रहता था, अब वो सबसे इन्फ्लुएंशियल मैन बन चुका था इन डीमन स्लेयर हिस्ट्री। और योरीची के अंडर में कोकोशिबो और बाकी सारे डीमन स्लेयर्स ने उनका मार्क अवेक किया। विद दिस मार्क कोकोशिबो को लगा कि वो फाइनली योरीची के साथ कॉट अप कर सकता है। लेकिन इन द एंड उसे ये चीज पता चला कि वो सन ब्रीदिंग को यूज नहीं कर सकता और उसे अपनी ही एक न्यू टेक्निक को डेवलप करना पड़ेगा, मून ब्रीदिंग। विद दिस टेक्निक वो कई 100 जैसे मून ब्लेड वाले चीजों को अपने कटाना के थ्रू कंट्रोल कर पा रहा था। ओवर द इयर्स उसने अपने मून ब्रीदिंग को धीरे धीरे डेवलप किया, कई डजन्स और डजन्स ऑफ टेक्निक बनाते हुए। एक पॉइंट में कोकोशिबो इस चीज पे बिलीव करता था कि जो शॉर्ट टेक्निक उन्हें आता है वो उनके साथ ही मर जाएंगे, सिंस कोई भी इसे सीख नहीं सकता। However, लेकिन जैसे जैसे कोकोशिबो ने इस चीज को शेयर किया, उसने ये जाना कि उनका एग्जिस्टेंस कितना अनइम्पोर्टेंट है। योरीची उसके आंखों के सामने वो इंसान था जो कि हेवन से ब्लेस्ड था। उसने ये कहा कि हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। Rather, वो जस्ट एक छोटे से पार्ट है ऑफ लॉन्ग लॉन्ग ह्यूमन हिस्ट्री, और जो उन्हें सरपास करेंगे वो जस्ट अपनी पहली आंसू रो रहे। इस लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी को देख के कोकोशिबो बिल्कुल ब्रेक हो गया, और एज अ पर्सन जो कि इतना प्राउड था, वो इस चीज को बेयर नहीं कर पा रहा था। थ्रू आउट हिज लाइफ उसे लग रहा था कि वो लकी है, वो है जो कि रोल मॉडल फिगर है फॉर हिज यंगर ब्रदर। इनफैक्ट यही एग्जैक्टली वो व्यू था जो कि इवन योरीची भी देखता था। उसे पहले से इस चीज का बुरा लग रहा था कि वो सन ब्रीदिंग नहीं सीख पाया, जो कि उसके भाई का टेक्निक था। इनफैक्ट अब उसे ये चीज पता चल रहा है कि बाकी लोग भी उसे सरपास करेंगे। इस चीज ने कोकोशिबो को कंप्लीटली तोड़ दिया। हाउएवर, एक और चीज जिसने उसको कंप्लीटली फ्लिप कर दिया वो ये था कि सारे डीमन स्लेयर जिन्होंने उस मार्क को अनलॉक किया था, वो एक एक करके मरने लगे। ऑल्दो उनका स्ट्रेंथ ड्रामेटिकली बढ़ा था, लेकिन इस चीज का एक प्राइस था। उनमें से कोई भी 25 साल से ऊपर नहीं जी पाया। वेल, कोइंसिडेंटली इनफ, लेकिन इस चीज का एक सोल्यूशन था कि तुम समहाउ इस डेथ को एस्केप करो। जब कोकोशिबो योरीची के सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिलता है, द डीमन लॉर्ड हिमसेल्फ मुजान। Therefore, उसे एक ऑफर देते हुए कि वो डीमन बने। कोकोशिबो जो कि डेथ से बिल्कुल ही डरा हुआ था, मुजान ने इस सिचुएशन को यूज किया कि वो उसे एक्सप्लॉइट करे। नाउ ऑब्वियसली तुम सोच रहे हो कि एक मिनट, कोई ऐसे ट्रैप पे कैसे फंस सकता है? Well, कोकोशिबो डज। बोले जो कोयल बागों में है। कोकोशिबो का ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टाइम बाय टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा था कि वो अपने वैल्यू को प्रूव करे। कोकोशिबो को ये चीज पता था कि उसके पास टैलेंट और स्किल दोनों है, लेकिन वो इस गिवन टाइम में कभी भी अपने भाई को सरपास नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई मुजान उसे ये चीज कहता है कि बाय बिकमिंग डीमन वो हमेशा के लिए रह सकता है। देयरफॉर वो अपने ब्रीदिंग स्टाइल को परफेक्ट कर सकता है। उसके पास ये ट्रूली चांस था कि वो द स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बन सके। उसे एक्चुअली 3 दिन का टाइम लगा कि वो डीमन में ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन 60 साल बाद वो समय आया जब उसने अपने ही भाई को आमने सामने देखा, जो कि हमें बताया गया है वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट मीटिंग था। कोकोशिबो ने कभी ये चीज नहीं सोचा था कि 25 साल के बाद कोई भी डीमन स्लेयर जिंदा रह सकता है, यट उसका खुद का भाई उसके सामने खड़ा था, वो भी 80 साल की उम्र में। कोकोशिबो अपने भाई से पूछता है कि आखिर वो जिंदा कैसे है, लेकिन योरीची उसे देख के जस्ट रोने लगता है।
सिंस ये पहली बार था कि उसने अपने भाई के डीमन फॉर्म को देखा। एंड बॉय, ये कितना अग्लियर था देन ही इमेजिन। दोनों भाई एक दूसरे के अपोजिट में खड़े थे, लेकिन दोनों की फीलिंग्स हमें पैरेलल कही गई है। यूरिची को अपने भाई को देख के दया आती है, अपना ही भाई जो कि अब एक डीमन बन चुका है। लेकिन मीनवाइल कोकोशिबो इस चीज को देख के हॉरिफाइड था कि उसका खुद का भाई अब बूढ़ा हो चुका है। एट दैट मोमेंट कोकोशिबो को लगा कि उसका भाई अब फाइनली वीक हो चुका है, नथिंग जो कि वो अपने प्राइम टाइम में था। लेकिन मैन वो सरप्राइज्ड हो जाता है। लेकिन कोकोशिबो इंस्टेड की वो गुस्सा होता एज यूजुअल, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, उसे अनईजी फील हो रहा था। हो सकता है कि वो दुखी या फिर गिल्ट था, क्योंकि विदाउट एडमिटिंग इट हमें ये चीज पता है कि कोकोशिबो अपने भाई को हमेशा प्यार करता, लेकिन वो जेलिसी था जिसने उसको इस पैथ पे चलने पे मजबूर किया। और नाउ अब जबकि वो एक डीमन बन चुका है, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं कि उसे अपने भाई को मारना पड़ा। लेकिन ये नई फीलिंग्स इंस्टेंटली ब्लोन अवे हो गई सिंस योरुइची अपने ब्लेड को निकालता है। यस, वही बूढ़ा इंसान जो कि अपने प्राइम टाइम को पास कर चुका है, वो अभी भी बिल्कुल सेम था। और ये वो मोमेंट था जब कोकोशिबो को पता चला कि ही फक्ड अप। यूरिची के बस ऑरा से ही कोकोशिबो का बॉडी कामने लगता, एंड विद इन सेकेंड्स डिस्पाइट उसके बूढ़े एज के, यूरिची का परफेक्ट फॉर्म उसके गले से गुजर चुका था। उसके शाइन, उसके स्ट्रेंथ को तो कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मानो कि वो एक सूरज हो। इस वीकनेस की फीलिंग को देख के अगेन कोकोशिबो वापस पागल हो जाता है। सैडली फॉर कोकोशिबो, लेकिन उसका डीमन बनना कुछ फायदेमंद रहा ही नहीं। वो हमेशा उसके ब्रदर के शैडो में रहा, क्योंकि यूरिची एक चमकता हुआ सूरज है, वेरस कोकोशिबो एक उदासीन चांद, एक ऐसा चांद जो कि एक सूरज की रोशनी को बस रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट यूरिची का इस एज तक जीना कोकोशिबो को कंप्लीटली स्कैटर करके रख चुका था कि वो एक डीमन बना। और वो हमेशा अपने आप से ये पूछता कि आखिर वो ही क्यों, आखिर क्यों उसका बस भाई ही खास था, इवन कि वो दोनों एक ही वूम से पैदा हुए थे। कोकोशिबो को कुछ भी नहीं सूझ रहा था, उसका तब बस यही कहना था कि वो उसे मारना चाहता है। हाउएवर, लेकिन उसे पता था कि ये जेलसी और उसका ये घमंड उसे कभी भी आगे लेके नहीं जाता। एस हमेशा की तरह इसने कभी भी आउटकम को चेंज ही नहीं किया। कोकोशिबो को लगा कि उसका भाई का ये अटैक उसका आखिरी होगा, लेकिन ये कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि यूरिची इस लड़ाई के बीच में ही अपने बूढ़े एज की वजह से मर चुका था, प्राउडली अपने फाइटिंग पोस्ट में खड़े रहते रहते। कोकोशिबो को कुछ नहीं सूझा, क्योंकि उसका ब्रदर उसे हर एक एस्पेक्ट में सरपास कर चुका था, क्योंकि इवन उसके आखिरी मोमेंट में वो अनबीटन और अनहार्म्ड था, क्योंकि इवन लाइक जैसे कि मुजान उसे स्क्रैच करने में भी अनसक्सेसफुल थे। नेवरदलेस मुजान खुद अनडिनाइबली उससे डरता था। आखिर में यूरिची बस वो था जो कि कोकोशिबो हर मोमेंट बनना चाहता, और आखिर में उसे बस ये पता चला कि वो कभी भी अपने भाई से बेहतर नहीं बन सका। उसने अपने भाई के बेजान शरीर को भी अटैक किया, लेकिन अगेन ये भी उसी के लिए एक शॉकिंग मोमेंट लेके आया। ऐसे यही अटैक ने उसने उसके फ्लूट को तोड़ा जो कि बचपन में उसने अपने भाई को दिया था। इवन आफ्टर ऑल दिस इयर्स, जब उसे ये चीज पता चला कि उसका भाई एक डीमन बन चुका था, यूरिची ने इस फ्लूट को कैरी किया एज द साइन ऑफ देयर लव। इस चीज ने इवन कोकोशिबो को भी अंदर से तोड़ दिया था, सिंस वो इस चीज को देख के अपने आप को रोक नहीं पाया और वो खुद भी रो पड़ा। इवन दो वो अपने लाइफ के मोस्ट ऑफ द मोमेंट हमेशा अपने भाई से एनवी करता। ये वो मोमेंट था जब उसने फाइनली अपने इस भाई के बॉन्ड को एक्सेप्ट किया और उसने उस टूटे हुए फ्लूट को अब अपने पास रख लिया। Following this, Kokoशिबो the strongest demon moon और the second strongest demon बना, just behind the Muzan। इनफैक्ट मुजान उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिलाई करता। वो हर एक उन लोगों को मारने में हेल्प करता जिनके यूरिची के साथ कनेक्शन थे या फिर जिन्हें सन ब्रीदिंग आता। इस चीज को याद रखना कि मुजान ने कोकोशिबो को हैंड पिक किया था, क्योंकि मुजान को एक ऐसा टैलेंट चाहिए था जो कि कोकोशिबो को राइवल कर सके। कोकोशिबो असल में यूजर है ऑफ टोटल कंसंट्रेशन, इवन एक मार्क्ड डीमन स्लेयर भी, और इवन उसके पास मुजान का सबसे ज्यादा ब्लड है, और इवन आफ्टर बिकमिंग डीमन
उसने अपने इस वे ऑफ सॉर्ड को बरकरार रखा। इनफैक्ट उसका ये ब्लड डीमन आर्ट क्रिसेंट मून ब्लेड्स कॉम्प्लीमेंट करता है उसके इस कॉम्बैट स्टाइल को, एज उसके बॉडी के पार्ट्स एक कटाना के शेप ले सकते हैं। अपने सॉर्ड के साइज को ऐसे चेंज कर पाना, ये उसे एक कंप्लीटली दूसरे लेवल में रखती थी। इनफैक्ट अकाजा और डोमा ही वो डीमन थे जो कि उसके इस मैडनेस को सह सकते, लेकिन एज स्टेटेड कोकोशिबो का स्ट्रेंथ इन दोनों से भी ऊपर था। उसने ब्लिंक ऑफ एन आई में अकाजा के हाथ को ही काट दिया था, और अकाजा वो सेम डीमन है जिसने रेनकोकू को डिफीट किया। As one of the most oldest demon जो कि 1000 साल से जिंदा है, उसने countless of demon slayer से लड़ा है। Therefore, उसके पास one of the most valuable fighting experience था। For example, जब वो सानमे से फाइट कर रहा था, उसने ये चीज स्टेट किया कि उसके पास काफी एक्सपीरियंस है, सिंस वो एक सिमिलर वॉरियर से फाइट कर चुका है जो कि एक प्रीवियस विंड हाशेरा था। ये चीज काफी सेंस बनाता है क्योंकि कोकोशिबो उस ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को व्यू कर सकता है विद हिज 6 eyes। I mean, वो 6 eyes नहीं बल्कि ये वाला। यस, वो इस आइज के थ्रू अपने मसल्स, ब्लड फ्लो और जॉइंट मूवमेंट को देख पा रहा था, जस्ट लाइक हिज ब्रदर यूरिची। कोकोशिबो हर एक पार्ट में बूस्टेड था, सच एज क्विक विजन, परसेप्शन और रिफ्लेक्स एंड स्पीड। ये कुछ चीजें थी जो कि उसे ह्यूजली हेल्प करती। ये नाम सुगेक्योनी भले ही ओवर द टाइम एक्सटेंड हो रहा था, उसे ये चीज पता चला कि मोइचिरो उसी का डिसेंडेंट है। Therefore, वो मोइचिरो के स्किल्स को प्रेज करता और वो ये कहता कि सिंस उसका ब्लड पास ऑन हुआ है, शायद से वो इसलिए स्किलफुल है। कोकोशिबो मोइशिरो से इतना इम्प्रेस होता है कि वो इवन उसे ये ऑफर देता है कि वो उसे डीमन बनाएगा। सो नॉट ओनली वो उसका कटा हुआ आर्म रीग्रो करे, बट ऑल्सो इन द प्रोसेस वो एक एनॉर्मस पावर को गेन करेगा। बट हाउएवर सैडली बिफोर कि वो मोइचिरो को रिक्रूट करता, गेन्या यहाँ पे अटैक करता है। Therefore, गेन्या को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हुए कोकोशिबो इसीलिए इस चीज को पता लगाता है कि गेन्या कुछ स्पेशल है और वो डीमन को डाइजेस्ट करके पावर इस्तेमाल कर सकता है। कोकोशिबो को इवन ये भी पता था कि गेन्या को मारने का तरीका वही है, जस्ट लाइक अदर डीमन, थ्रू डिकैपिटेशन। लेकिन बिफोर कि वो गेन्या को एंड करता, उसका भाई उसे बचा लेता है। Therefore, उसके साथ एक शानदार ड्यूल करते हुए जिसको कोकोशिबो खुद ही रिस्पेक्ट करता है। और कोकोशिबो जब फाइनल अटैक करने ही वाला रहता है, देन एंट्री होती है द स्टोन हाशेरा की। यप, वन आफ्टर अनदर हाशेरा आते गए। इन दिस बैटल ग्यूमे अपने डीमन स्लेयर मार्क को रिवील करता है, जो कि वो इंटेंडेड था कि वो मुजान को दिखाएगा, लेकिन कोकोशिबो इस चीज को रिवील करता है कि उसके पास भी डीमन स्लेयर मार्क है। Therefore, उसे ग्यूमे पे तरस आता है। Therefore, वो उसे कहता है कि तुम 25 साल से पहले ही मर जाओगे। भले ही उसे लॉ काफी अच्छी तरीके से पता था, लेकिन ग्यूमे 27 साल का था। अकॉर्डिंग टू लॉजिक, बाय द नाइट उसे भी मर जाना होगा, लेकिन कोकोशिबो बीइंग द नाइस गाय, वो ग्यूमे को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो उसे भी डीमन बना सकता है, इन ऑर्डर कि वो सरवाइव करे। कोकोशिबो का बिहेवियर कि वो डीमन स्लेयर को ढूंढ के उनको डीमन बनाता है, ये काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट करता है उसके गिल्ट और लोनलीनेस को, एज वो चाहता था कि वो अकेला ही वो बिट्रेयर ना हो ऑफ डीमन स्लेयर। दैट्स द रीजन कि इवन उसने काइगाकू जैसे को भी डीमन बनाया। इनफैक्ट चीजें यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेती है जब ग्यूमे कोकोशिबो को कहता है कि वो यहाँ पे पूरा सच नहीं कह रहा, एज एक इंसान और था जिसके पास ये मार्क था और उसने 25 साल से भी ज्यादा सरवाइव किया। इस चीज ने कोकोशिबो को कंप्लीटली पागल बना दिया। Therefore, इस बहके हुए ओपोनेंट के अगेंस्ट हाशिरा के पास अब एक चांस था कि वो इस पे एक विनिंग ब्लो लैंड करे। गेन्या, जो कि नॉट ओनली कोकोशिबो का बाल खा चुका था, बट ऑल्सो उसने उसके स्वॉर्ड का भी कुछ हिस्सा खा लिया था। Therefore, उसने कोकोशिबो के स्किल्स को एक्वायर कर लिया था। गेन्या ने बुलेट को फायर किया जो कि उसके अंदर से ही पेड़ को निकाल रहा था। Therefore, completely trapping कोकोशिबो। अचानक से उसे ये फीलिंग याद आई जो कि 400 साल पहले हुआ था। उसे हार का स्वाद याद आ रहा था। ऐसे सारे हाशिरा के स्वॉर्ड क्रिम्सन रेड हो रहे थे। उसे अपने भाई की प्रोफेसी याद आती है कि ऐश जो उन्हें सरपास करेंगे वो जस्ट अभी पैदा हो रहे हैं। एक बार जब कोकोशिबो का हेड चॉप्ड हो जाता है, अगेन वो पागल हो जाता है। Therefore, उसका एक नया हेड रीग्रो होते हुए वो इस चीज को चिल्लाने लगता है कि नाउ अब उसने बिहेडिंग को डिफीट कर दिया है। अब सारे अटैक्स जो कि उसके ऊपर किए जाएंगे वो सारे यूजलेस है।
और सन ही एक लौता वे है कि वो उसे डिफीट कर सकता है। हाउएवर, जब वो अपना ही रिफ्लेक्शन सानामे के सॉर्ड में देखता है, वो अपने ही इस नए चेहरे से डिस्गस्टेड फील होता है। देवो अपने उन पुराने गोल्स को याद करते हुए कि उसे तो जस्ट कंट्री का द स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बनना था, वो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछता है कि जिस रास्ते में वो चला है, क्या वो एक सही रास्ता था? और यही वो कुछ सेकंड्स ऑफ हेसिटेशन था जो कि हाशिरा को चाहिए था। एज गियो में कोकोशिबो के स्कल को तोड़ देता है विद द हेल्प ऑफ हिज फ्लेयर। वो रीजनरेट होने का ट्राई तो करता है, लेकिन सिंस उसके ही एंसेस्टर के क्रिम्सन ब्लेड की वजह से वो रीजनरेट नहीं हो पाता। एज उसका बॉडी अब धीरे धीरे टूट रहा है, वो डीमन ब्लड को भी यूज नहीं कर पाता। और जस्ट इन हिज लास्ट मोमेंट वो बस यही कहता है कि उसे तो जस्ट अपने भाई की तरह बनना था, लेकिन वो तो जस्ट आखिर में एक जीता जागता डिस्ग्रेस बना। उसे अपने भाई की शक्ल याद आती है और उसके सामने ही उसकी पूरी लाइफ फ्लैशबैक होती है। वो इस चीज को एक्नॉलेज करता है कि उसने हर एक चीज को अबैंडन किया था और आखिर में उसने कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं किया। उसे याद आया कि वो अपने ही सपने के रूल के अगेंस्ट गया, इस चीज को रिपीट करते हुए कि आखिर ही क्यों वो इस दुनिया में पैदा हुआ था, अपने भाई से क्लैरिफिकेशन मांगते हुए। पीछे बस एक चीज रह गई, वो टूटा हुआ फ्लूट, रिप्रेजेंटिंग द ब्रोकन रिलेशनशिप बिटवीन टू ब्रदर्स। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आए, लेट अस नो इन कमेंट एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।